चलिए बड़ी खबर है कि आज शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें 17वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 6 से 9 चरण में वोटिंग हो सकती है। उम्मीद यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 जून को समाप्त हो रहा है और ऐसे में इससे पहले 17वीं लोकसभा का गठन होना है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे होनी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और बताया जा रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 से 9 चरणों में मतदान की प्रक्रिया होगी और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा संभव है। इधर झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया। अगर 2014 में झारखंड के चुनावी नतीजों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, जबकि जेएम ने 2 सीटें जीती थी। और बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी दोबारा अपना बेहतरीन प्रदर्शन दोहराएगी। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन का ऐलान हो गया है। महागठबंधन को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। और भुवन किशोर हैं, सीधे जुड़ते हैं। भुवन, जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है कि क्या प्रदर्शन बीजेपी का वैसा ही होगा जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था, और क्या जो महागठबंधन के स्वरूप की रचना हो रही थी, क्या इस रचना में अभी और लेट है? देखिए विवेक, सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज शाम 6:30 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी हम चुनाव आयोग में हैं, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो भी चुनाव कराए जाते हैं, खास करके लोकसभा और विधानसभा, तो इस दफ्तर में हैं। और हमारे साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय चौबे साहब हैं। इनसे सीधे हम जानना चाहेंगे कि सर, जो तैयारियां की गई हैं वो किस तरह की तैयारियां हैं? चूंकि लोकसभा चुनाव की डुगडुगी अब बजने वाली है, तो क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, झारखंड राज्य में 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं और इसमें 29,464 हमारे मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने की जो भी समुचित तैयारियां होनी चाहिए, वो उसमें से काफ़ी स्तर तक तैयारी हम लोग कर चुके हैं। जैसे जितने भी हमारे आरओ, एआरओज, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर्स हैं, उन सब की प्रशिक्षण, सेक्टर पदाधिकारियों की नियुक्ति, जितने हमारे मतदान केंद्र है उसमें जो मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, रैंप की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, ये सभी तैयारियां करीब करीब हो चुकी हैं। अभी 2 से 3% गैप्स होंगे इन सभी मतदान केंद्रों में, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या होगा उसकी भी हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। कम्युनिकेशन प्लान हर जिले का, हर मतदान केंद्र का हम लोग बना चुके हैं। तो प्रशासनिक तैयारियां जो भी हम लोगों को करनी होती है वो हम लोग मैक्सिमम कर चुके हैं और बाकी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसकी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण। सर, सिक्योरिटी की यदि बात करें तो चूंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी कुछ देखने को मिला, इस बार क्या तैयारियां की गई? देखिए, सुरक्षा को लेके काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। हम लोगों को पर्याप्त संख्या में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिलने हैं वो भी हमें मिलेंगे। और पूर्व में भी जैसा झारखंड में परिपाटी रहा है कि हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और जो हमारे मतदान कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो उन क्लस्टर्स पे पहले जाते हैं और उस क्लस्टर्स के बाद फिर मतदान केंद्रों में जाते हैं। और जहां आवश्यकता पड़े, जहां काफ़ी ज़्यादा समस्या है सिक्योरिटी रिलेटेड, वहां हम लोग 2 दिन पहले भी मतदान कर्मियों को भेजते हैं। कई सारे मतदान दलों को हम लोग हेली ड्रॉपिंग भी कराएंगे, सो दैट कि एक सुव्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हम लोग करा। मतदान की बात करें तो सर, ये पहली जो बैठक जो हुई तो उसमें ये भी सुझाव दिया गया कमीशन को कि रामनवमी के बाद पोलिंग का ये डेट रखी जाए, तो उस पर भी विचार किया गया है क्या? देखिए, जो ईसीआई की टीम लास्ट टाइम यहाँ आई थी, उनको इन सभी विषयों से अवगत करा दिया गया है। और चूँकि अभी चुनाव की समय सारणी का अनाउंस नहीं किया गया है, तो इसके बारे में हम अभी कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं है। परंतु ईसीआई एक समुचित निर्णय डेफिनेटली इसको कंसिडर करते हुए लिया गया होगा उनके द्वारा। और जब फेज वाइज जो मतदान का जो घोषणा हो जाएगा ईसीआई के द्वारा, उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई करनी है। तो इस तरह से जो तैयारियां की गई हैं वो विनय चौबे साहब बता रहे थे। और आज 5 बजे दिल्ली में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बाद शाम 6:30 बजे यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते के द्वारा प्रेस को संबोधित भी किया जाना है।
तो उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा कि यहाँ पे चुनाव कितने फेज में होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन की जो टीम आई थी उसमें जो चर्चा हुई थी, तो उसमें साफ तौर पे जिलों से जो रिव्यू किया गया था और उसमें जो सुझाव भी दिए गए थे, तो उसमें विवेक ये कहा गया था कि रामनवमी के बाद जो मतदान की जो तारीख है उसको रखी जाए, क्योंकि रामनवमी के मद्देनजर यहाँ पे जो जुलूस निकलता है या जो सोशल जो गैदरिंग होती है, तो उसको भी ध्यान में रखने की बात कही गई थी। तो इसको देखते हुए अब चुनाव आयोग की जो आज घोषणा होने वाली है मतदान को लेकर के, तो अब देखना होगा कि कब तारीख मुकर्रर होती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे और बहू आज सुबह जमशेदपुर के एग्रीको स्थित आवास पहुंच गए, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनका स्वागत हुआ और इसके बाद वर वधू को महिलाओं ने घर में प्रवेश कराया। इस मौके पर घर में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की आज रिसेप्शन पार्टी एग्रीको मैदान में बेटे और बहू के स्वागत में रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। इसकी तैयारी खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के बेटे बहू को आशीर्वाद देने के लिए भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। वीआईपी के साथ 30,000 लोगों के आने की तैयारी है। एग्रीको मैदान में रिसेप्शन पार्टी की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के इकलौते पुत्र ललित दास की 8 मार्च को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्णिमा से शादी संपन्न हो गई है, जिसके बाद जमशेदपुर में उनका स्वागत किया गया। वहीं 10 तारीख को आज एग्रीको स्थित मैदान में मैं मौजूद हूँ, जहां आज रिसेप्शन पार्टी है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की तो तैयारी है वो खासा तैयारी की जा रही है। खास तैयारी में एग्रीको मैदान में है। यहाँ 2 पंडाल बनाए गए हैं, भव्य रूप से पंडाल बनाए गए हैं। आज शाम को ही यहाँ रिसेप्शन पार्टी है, जिसमें जहाँ ललित दास और उनकी जो पत्नी है वो पूर्णिमा यहाँ बैठेगी और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे, उन्हें उनको बधाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो तैयारी आप देख सकते हैं, भव्य रूप से तैयारी की जा रही है और सुरक्षा को लेकर काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ शाम होते ही जन सैलाब लोगों का उमड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची से खबर, जहां बुंडू थाना क्षेत्र के नवाडी के पास सड़क पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सभी लोग रांची से पूजा करने देवड़ी मंदिर जा रहे थे। और गोड्डा ईसीएल की राजमहल परियोजना में कार्यरत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RN राय आज ड्यूटी के दौरान गर्म कोयले की चपेट में आ गए। इसमें वो पूरी तरह से झुलस गए। ईसीएल के ऊर्जानगर अस्पताल में तत्काल उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें बोकारो रेफर कर दिया। दरअसल आज सुबह लगभग 9:30 बजे टिप माइन जोन में कोयले के भंडार में आग लगी। इसे बुझाकर काम किया गया, लेकिन इसी दौरान आग लगे हुए कोयले में लगभग 20 से 25 फीट नीचे कोयला गिरा, जिसकी चपेट में इंजीनियर आ गए। सीएल बर्न इंजरी है। सर कहाँ जला है, क्या इसको? फेस में है, दोनों हाथ में है और दोनों पैर में। बेहतर इलाज के लिए इनको बोकारो जनरल हॉस्पिटल भेजा गया है। हम थोड़ी चलेगा सर, क्या बात करते हैं? क्या बोलिए? ये घटना के बारे में जानकारी चाहिए। घटना माइंस में हुआ है। क्या हुआ है? घटना कैसे हुआ? मतलब फायर फाइटिंग कर रहा था, उसी में हुआ है। ठीक है, और कुछ जानकारी दीजिए। और क्या होता है, उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है। कितना % जला हुआ है? 15 से 20%। और चलिए, रांची नगर निगम ने RMSW यानी कि एसएल इंफ्रा को आखिरकार सफाई कार्य से मुक्त कर दिया है। बड़े बड़े दावों के बीच महज 2 साल 2 महीने के कार्यकाल में ही एसएल इंफ्रा की सफाई व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। अब रांची के सभी 53 वार्डों में नगर निगम के कर्मचारियों से सफाई कराई जाएगी। उससे पहले 2013 में A to Z कंपनी को भी नगर निगम ने बाहर का रास्ता दिखाया था। देखिए आज हम लोग का परिषद का बैठक में पिछले दिनों से ही हम लोग चर्चा करते आए हैं कि एसएल इंफ्रा को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हम लोग समय पर समय एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उनको देते गए, लेकिन उन्होंने जो कहें कि जनता के हित में, चाहे एक अपेक्षा जो हमारी थी उस अपेक्षा में खरा नहीं उतर पाए। 33 वार्ड में काम करते थे, वो 33 वार्ड का स्थिति बहुत दयनीय रहा। हमारा भी जो लेबर थे उनके लिए काम कर देते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम एक ही जगह पर दोहरा खर्च क्यों करेंगे? इस दृष्टिकोण से आज